नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आरबीआई यानी भारत का केंद्रीय बैंक एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या ये जितने एटीएम लगे हैं, क्या हम इनसे कैश निकाल पाएंगे? जितने भी बैंक्स हैं, क्या वो हमें कैश दे पाएंगे? क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा? तो यदि एक दिन के बंद होने से इतने सारे सवाल खड़े हो गए, तो आइए हम इस बैंक की महत्ता को समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में किस तरीके से कार्य करता है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि देश का है सेंट्रल बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल वर्ष 1935 में। और अधिनियम कौन सा था? आरबीआई अधिनियम 1934। उस समय ये एक प्रकार से निजी स्वामित्व को भी होल्ड करता था। भारत ने जब आजादी को प्राप्त किया तो उसमें इस बैंक की आवश्यकता को भी महसूस किया, और इस तरीके से वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात हमने इस बैंक को वर्ष 1949 यानी कि 1 जनवरी वर्ष 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर लिया। और अब फिर ये सरकार के स्वामित्व यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है सरकार का बैंक बन गया। अब इसके तहत क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है इसका मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है, ये किस तरीके से काम करता है। दरअसल सेंट्रल बैंक का मतलब ही है कि ये केंद्रीय बैंक है और ये पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। भारत में ये काम यहाँ पर आरबीआई करता है, अन्य कई देशों में अन्य भी अलग-अलग बैंक होते हैं जो कि वहाँ के केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे फेडरल बैंक। कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आरबीआई के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनके थ्रू ये पूरी जो मुद्रा सप्लाई यानी मनी की सप्लाई है, मुद्रा आपूर्ति है, उस पर नियंत्रण रखता है, जिसके आधार पर इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहती है। अगर हम बात करें कि इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो सबसे बड़ा काम है करेंसी इशूअर का, यानी कि भारत के अंदर जितने भी कागजी नोट हैं उन सभी को इशू ये करता है। परंतु ध्यान देंगे यहीं पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने कि जो 1 रुपए का नोट होता है तो वह भी कागजी मुद्रा, परंतु उसे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा या आप यूं कहें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। और जितने भी कॉइन है यानी सिक्के हैं उनको भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। 1 रुपए का सिक्का और अन्य सिक्के भारत सरकार जारी करती है और आरबीआई उनको सर्कुलेट करती है। यानी यदि देखा जाए कि जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया है वो आरबीआई करती है, पर जारी भारत सरकार या वित्त मंत्रालय करता है। बाकी के सारे अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें, 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के सभी नोटों को जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यहाँ पर 2000 का भी एक गुलाबी नोट था, जिसे अभी क्या कर दिया गया, आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया गया है, यानी कि डिसकंटिन्यूएशन में उसको ला दिया गया है। यहीं पर जब हम बात करते हैं कि इसका और महत्वपूर्ण काम क्या है, तो ये गवर्नमेंट का बैंकर है, ये बैंकों का भी बैंक है, यानी सरकार का बैंक है। यदि सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की जरूरत पड़े या पैसे की जरूरत पड़े, धन की जरूरत पड़े, तो यहाँ से ले सकती है। सरकार का पैसा भी ये रखता है और सरकार जो है यहाँ से ऋण आदि भी ले सकती है, यानी सरकारी ऋण को मैनेज भी करता है। यदि बैंकों को जरूरत पड़ जाए धन की तो उनको भी अवेलेबल कराता है, क्योंकि ये बैंकर्स का भी बैंक है। जैसे हमारा बैंकर है एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक आदि आदि, ठीक उसी प्रकार से इन सभी जो हमारे बैंकर्स हैं उन सभी बैंकर्स का बैंक ये हो जाता है। आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक को भी पैसा रखता भी है, देता भी है, किसी प्रकार की मदद चाहिए, वित्तीय सुझाव चाहिए, सलाह चाहिए, वो भी देता है। यहीं पर बात करेंगे कुछ दरों की, जिस दर पर ये पैसे उधार देता है। यहाँ पर आ जाती है रेपो रेट। रेपो रेट अल्पकाल के लिए रीपर्चेजिंग ऑप्शन है, यानी पुनर्क्रय विकल्प है। यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है उनको शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए, और कैसे, सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके बदले में, कहा ना रीपर्चेज करेंगे बाद में, तो एज ए कोलेट्रल यहाँ पर इनके बदले में ये जो है लोन देता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं, माना किसी बैंक यानी जैसे एसबीआई को अचानक से 1000 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो अब क्या होगा कि आरबीआई से लोन लेगा, तो जिस ब्याज दर पर लेगा, अचानक के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो उस ब्याज दर को रेपो रेट कहेंगे। यदि ये रेपो रेट महंगा हो जाए, यदि ये रेपो रेट महंगा हो जाए तो यहाँ पर बैंक्स भी क्या करेंगे, करोड़ों के लोन, लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि ये महंगी है, बैंकों को महंगी ब्याज दर पे पैसा मिला है, तो ऑब्वियसली
बैंक भी महंगी ब्याज दर पे देंगे। इस तरीके से कम एक्सपेंडिचर होगा और जो मुद्रास्फीति की दर है वो कम होगी। यहीं पर रेपो रेट अगर कम हो जाए तो लोन यहाँ पर सस्ता हो जाएगा, बैंक ज़्यादा लोन देंगे, यानी निवेश की प्रक्रिया बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं रेपो बढ़ने से महंगाई घटेगी और रेपो घटने से विकास बढ़ सकता है, राइट। यहीं पर दूसरा आ जाता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि ये इस एक तरीके से उलट पुनर्क्रिय विकल्प है। यहाँ पर बैंक नहीं बल्कि आरबीआई पैसे ले रहा है। क्यों? क्योंकि तरलता को कम करना है। तो रेपो का उलट दर है जिस पर कमर्शियल बैंक अपने अतिरिक्त पैसे को, एक्सेसिव फंड को कहाँ रख रहे हैं? आरबीआई के पास दे रहे हैं और आरबीआई उस पर ब्याज देता है। ठीक है, बैंक अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? बैंक लोन कम देंगे, पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगी और इन्फ्लेशन घट जाएगी, यानी कि ये अतिरिक्त पैसा है, अधिशेष पैसा है इन बैंकों का। अगला जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर ये क्या है? ये एक प्रकार के रिजर्व है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि सावधिक तरलता अनुपात, ये वो अमाउंट है जो कुल एनडीटीएल का ये बैंक अपने पास रखते हैं। ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये नगद में हो सकता है, ये स्वर्ण यानी सोना या गोल्ड में हो सकता है, और ये अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं उसमें हो सकता है। किसमें रखना चाहिए वो मैं क्लास में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे सेफ होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है। एसएलआर की राशि आरबीआई के पास जमा नहीं होती, इसे बैंक स्वयं अपने पास रखते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये तरलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। मान लें किसी बैंक का एनडीटीएल 1000 करोड़ है और एसएलआर 18% है, तो यानी 180 करोड़ रुपए का प्रावधान कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पास रखना ही रखना होगा। यहीं पर आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट, जिसे कि हम जी यहीं पर आ जाता है एक सीआरआर भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। सीआरआर क्या होता है? कुल एनडीटीएल का ऐसा परसेंटेज जिसको कि ये कहाँ पर रखेंगे? आरबीआई के पास रखेंगे। ये कौन से बैंक होंगे? ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होंगे जिनका जिक्र 1934 का जो अधिनियम है उसकी सेकंड शेड्यूल्ड के अंदर होगा। और क्या इस सीआरआर पर ब्याज देगा आरबीआई? नहीं। यहाँ पर ये आरबीआई के पास रख रहे हैं तो इस पर नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो भाई इसको क्यों रखेंगे? तो फॉर द जो ऐसा पीरियड अगर ये बैंक झेले कि जहाँ पर इनको कोई वित्तीय समस्या का सामना करना पड़े, या फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, ये यहाँ पर एज ए सीआरआर एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में आरबीआई अपने पास जमा कराता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों से। यहीं पर बात आ जाती है कि सब सारी चीज़ों को मिला करके अब मसला यहाँ पर आता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बना रहा है? तो आरबीआई। एक तरीके से हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उर्जित पटेल समिति की रिकमेंडेशन के बाद एक कमेटी का यहाँ पर निर्माण हुआ जिसमें कि 6 सदस्य होते हैं। यहाँ इसी महत्वपूर्ण पॉलिसी को बनाने के लिए वो इकट्ठा होते हैं और वर्ष में कम से कम 4 बार बैठने का प्रावधान उस समिति के रिकमेंडेशन के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, यानी कि कितनी मात्रा में मनी की सप्लाई मार्केट में होनी चाहिए जिससे ना तो मुद्रास्फीति आए, ना अपस्फीति, ना विस्फीति, ना इस तरीके की कोई सिचुएशन पैदा ना हो जहां पर ये कहा जा सके कि धन की आपूर्ति कम या ज्यादा हो रही है। यहाँ पर आरबीआई विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके कौन कौन सी, जैसे विभिन्न ब्याज दरें जिसके अंतर्गत रेपो रेट को पढ़ा, रिवर्स रेपो, एक एमएसएफ भी होती है। यहाँ पर ऐसी विभिन्न दरों का प्रयोग करके ब्याज को उधार दे करके उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, धन की मात्रा को। साथ ही साथ कुछ आरक्षित अनुपातों के माध्यम से जैसे सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से भी कंट्रोल करता है धन की मात्रा को। ओएमओ जैसे ऑपरेशन करके भी धन की मात्रा को कंट्रोल करता है। यहाँ इसका उपयोग क्या है कि यहाँ पर हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कम कर सके, या मतलब वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, देश के विकास या वृद्धि को भी सुनिश्चित किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके, निवेश आदि गतिविधियों को बढ़ा करके। इस तरीके से मनी सप्लाई को प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके क्या क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं। तो प्राइस की स्टेबिलिटी यानी कि मूल्यों की स्थिरता को बनाए रखना यह आरबीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म बनता है। यह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है ताकि कीमतों में नियंत्रण बना रहे। दूसरा हो जाएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि जो महंगाई है
या जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करना भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ ही साथ ऐसा भी ना हो कि भाई मुद्रास्फीति बढ़ ही नहीं रही है, मुद्रास्फीति इतनी कम या इतनी ज़्यादा हो गई है कि देश के अंदर निवेश या उत्पादक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर देश की विकास को भी बढ़ावा देना आरबीआई का, क्योंकि बीइंग अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी इसका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, यानी कि भारत की जो वित्तीय प्रणाली है वो अभी काफ़ी मजबूत बनी रहे, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी को सुनिश्चित करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन अभी कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इस तरीके की जो हमारी 10-10 मिनट की सीरीज़ है उसके तहत हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ये प्रत्येक दिन होती है वीडियो सेक्शन में, तो मतलब सभी अलग अलग जो टीचर्स हैं उनकी होती है, आप सभी इनसे ज़रूर जुड़ें और जो ऑफलाइन कमेंट आपको करने बोला जाता है वो ज़रूर करें। आप मुझे बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन अभी कौन है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।